नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार के लिए वीकली एक्सपायरी का दिन और सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत आपके सामने रख देते हैं। एसडेक्स निफ्टी में हम देख रहे हैं करीब आधे प्रतिशत के ऊपर की तेजी, 104 अंकों की बढ़त के साथ फिलहाल ट्रेड देखने को मिल रहा है। वहीं डाउ फ्यूचर्स में भी 100 अंकों के ऊपर की तेजी फिलहाल देखी जा रही है। जापान के बाजार तो आज बंद है, लेकिन बीती रात अमेरिकी बाजार में हमने देखा कि जो लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी वहां पर ब्रेक लगा है। करीब 340 अंकों की बढ़त पर डाउ में 4 दिनों की गिरावट के बाद हमने अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड देखा। नैस्डैक एसएनपी में भी हमने तेजी के साथ ही कामकाज देखा। फेड के फैसले के बाद अमेरिकी बाजार में ट्रेंड देखने को मिला है। चलिए विस्तार से विदेशी बाजार में क्या कुछ हुआ, फेड के फैसले का असर कैसा रहा, कौन से ट्रिगर्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, दीपांशु भंडारी से जान लेते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। और अच्छे संकेत आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि फेड ने पूरी तरह से संकेत दे दिए कि अब वो टेपरिंग शुरू करने के लिए हैं तैयार, पर मार्केट्स ने इसे पॉजिटिवली लिया है और ज्यादातर हम देख रहे हैं कि बढ़िया एक्शन ही बनते हुए दिख रहा है। तो पहले मैं आपको फेड की पॉलिसी बता देता हूं, फिर मार्केट रिएक्शन की बात करेंगे। फेड ने फिलहाल जो दरें और बॉन्ड खरीदारी है उसको तो कायम रखा है और वहां पर वैसे भी कोई बदलाव एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, पर उन्होंने स्टिमुलस कम करने के संकेत दे दिए हैं। अब एग्जैक्टली कब स्टिमुलस कम करना शुरू करेंगे और इनिशियली कितना कम किया जाएगा ये उन्होंने नहीं कहा है, बट ये जरूर कहा है कि टेपरिंग को ये जल्द शुरू कर सकते हैं। और फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने कहा है कि अगले साल मीडियम यानी कि आप मान सकते हैं कि मिड 2022 तक पूरी तरह से स्टिमुलस को कम कर दिया जाएगा। तो काफ़ी अग्रेसिवली ये स्टिमुलस को कम करेंगे जब भी ये कम करने शुरू करने का ऐलान देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर स्टिमुलस कम पूरी तरह से स्टिमुलस वापस भी ले लिया गया तो भी दरें बढ़ाने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना से थोड़ा असर इकोनॉमी पर पड़ा है, बट इकोनॉमी की स्ट्रेंथ कायम है। इन्फ्लेशन अभी आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है, थोड़े समय तक बढ़ा हुआ रह सकता है, बट इन्फ्लेशन की अभी उन्हें चिंता नहीं है। तो एसेंशियली पावेल साहब ने कहा है कि टेपरिंग जल्द शुरू करेंगे। कब शुरू करेंगे ये नहीं कहा, बट अगले साल टेपरिंग पूरी तरह से कर दी जाएगी। और रेट्स बढ़ाने के लिए कुछ और अलग फैक्टर्स ये देखेंगे। फिलहाल रेट्स बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है। अब बाजार यहां से क्या मान रहा है? बाजार ने कहा है, बाजार का मानना है कि नवंबर से टेपरिंग शुरू हो सकती है, ऐसा बाजार अनुमान लगा रहा है, ऐसा फेड ने नहीं कहा है। 2022 से दरें बढ़ाई भी जा सकती हैं, ये बाजार का मानना है। 2024 तक बाजार अनुमान लगा रहा है कि 6 से 7 बार दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। और एफओएमसी के जो मेंबर्स हैं, 18 लोग होते हैं, उसमें से 9 मेंबर्स फिलहाल मान रहे हैं कि 2022 से रेट्स बढ़ाई जा सकती हैं। तो ये तो रही बाजार की बात। अब जो रिएक्शन आया है, ज्यादातर पॉजिटिव ही रिएक्शन आया है। हमने देखा कि डाउ पर 5 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा, एसएनपी 500 पर 4 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा। अक्रॉस द बोर्ड यूएस मार्केट्स 1% ऊपर बंद हुई। डाउ में हमने देखा करीब 340 अंकों का उछाल था, हालांकि ऊंचाई से करीब 180 पॉइंट्स गिरकर डाउ बंद हुआ, बट पॉजिटिव रिएक्शन ही आते हुए दिखा। स्मॉल कैप्स में ज्यादा तेजी थी, रसल 2000 1.5% ऊपर था। बॉन्ड यील्ड हल्के से दबाव में आकर 1.3% पर आई। एनर्जी और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में आपने सबसे ज्यादा एक्शन देखा। तो ज्यादातर जो फेड की पॉलिसी है उसको बाजार ने पॉजिटिवली लिया है। इसके अलावा चीन से भी अच्छे संकेत आ रहे हैं। जो एवरग्रांड की डिफॉल्ट की बात हो रही थी, फिलहाल डिफॉल्ट की चिंता को डिले कर दिया गया है। जो इमीडिएट इंटरेस्ट पेमेंट था वो कंपनी करने वाली है, तो वहां से भी आपको राहत के संकेत आते हुए दिखे हैं। यूरोप में हमने देखा 1 से 1.5% की तेजी रही। कच्चे तेल में आपने कल तेजी देखी है, क्योंकि अमेरिकी भंडार में अनुमान से ज्यादा की गिरावट आती हुई दिखी। इसके अलावा डॉलर और सोना दोनों दायरे में है। तो ओवरऑल पॉजिटिवली बाजार ने रिएक्ट किया है जहां तक फेड पॉलिसी का सवाल है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत यहाँ पर हमें बताने के लिए। तो पॉजिटिव ही बाजार का नजरिया फिलहाल ग्लोबल मार्केट सेटअप दिख रहा है। लेकिन अमेरिकी फेड के फैसले के असर को समझाने के लिए अब हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जुड़ गए हैं। शर्मा जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। फेड ने 2022 के मध्य तक बॉन्ड खरीदारी खत्म करने के संकेत दिए हैं। इसे इकोनॉमी और बाजार के लिए आप कैसे देख रहे हैं? जी, शुभ प्रभात सभी दर्शकों को और आपको। और आपके एनालिस्ट ने बिल्कुल पूरी तरह से समझाई दिया है फेड ने क्या पॉलिसी बताई है। तो मैं इसको यूं तो उन्होंने बता दिया, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। मैं इस बात पे तवज्जो दिलाना चाहूंगा इन्वेस्टर्स की कि बॉन्ड मार्केट जो है वो ज्यादा समझता है फेड को। बॉन्ड मार्केट के अंदर नॉर्मली यील्ड, बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी बढ़नी चाहिए थी। अगर आप ये समझते हैं कि ब्याज की दरें आगे बढ़ेंगी, तो उस एंगल से बॉन्ड मार्केट में यील्ड नहीं बढ़ी है। और
जो 2 साल का और 10 साल का जो बॉन्ड यील्ड का जो, या 5 साल का और 21 साल का जो फर्क है, वो भी फ्लैट है। तो कहने का मतलब ये कि मार्केट नहीं समझता कि फेड अपने जो एम है इसको टेपरिंग करेगा और वो जल्दी खत्म हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। और इंटरेस्ट रेट हाइक जितनी समझी जा रही है, करीब 8 हाइक 2024 तक आएंगी, जो फेड के जो डॉट होते हैं उनको मैच करते हैं, उसके साथ जो मालूम पड़ता है, तो उन सब के अंदर भी क्वेश्चन मार्क है। कहने का मतलब आज क्या, हमारी मार्केट कल खराब थी, एशियाई मार्केट अच्छे थे, तो हम अच्छा खुलेंगे आज। और ये भारत के लिए ये जो यूएस का मार्केट है वो एक तरह से कि वो कोई आप कुछ गड़बड़ न करो, तो उन्होंने अच्छा गड़बड़ नहीं की है, मार्केट ठीक है। हमारा मार्केट अपनी तेजी की ओर अग्रसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कहने का मतलब ये, फेड की कोई गारंटी नहीं कि वो नवंबर से हाइक करीब अपना टेपर करेंगे। 120 बिलियन डॉलर का जो बॉन्ड बाइंग करते हैं और जो सिक्योरिटीज उनको खरीदते हैं, तो वो कम हो सकता है, लेकिन टाइम पे पूरा होगा, जून 2022 तक खत्म हो जाएगा, इसमें कोई गारंटी नहीं। तो मैं समझता हूँ ये कुल मिला के हमारे बाजारों के जो संकेत हैं वो हमारे लिए पॉजिटिव हैं। हम बेहतर खुलेंगे और अच्छा कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी, शुक्रिया ये आपकी तरफ से कमेंट पॉलिसी के बाद हमें बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि फंड एक्शन कल के कारोबारी सत्र में क्या रहा। एफआईएस डीआईएस का एक्शन। कैश मार्केट में एफआईएस ने की है करीब 1943 करोड़ की बिकवाली। वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 3777 करोड़ की खरीदारी है, वहीं कैश मार्केट में डीआईएस की 1850 करोड़ की खरीदारी है। तो क्लियरली वायदा बाजार में एफआईएस की खरीदारी, कैश मार्केट में डीआईएस की खरीदारी, लेकिन एफआईएस ने कैश मार्केट में 1943 करोड़ की बिकवाली की है। चलिए तमाम संकेत तो हमने जाने, विदेशी बाजार के संकेत भी समझे, लेकिन भारतीय बाजार के लिए वीकली एक्सपायरी के दिन, आज का दिन शुरुआत कैसे की जाए, ट्रेडिंग रेंजेस कौन सी इंपॉर्टेंट होगी, स्ट्रैटेजी आप क्या बनाएंगे, विस्तार से जान लेते हैं। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी। अनिल सर, फेड के फैसले के बाद विदेशी बाजार में तो हम एक्शन ही देख रहे हैं। फंड एक्शन जो एफआईएस डीआईएस का दिख रहा है और साथ ही तमाम ट्रिगर्स जो हमें हाथ लगे हैं, कैसे लग रहे हैं भारतीय बाजार के लिए, और पहली स्ट्रैटेजी फिर आज के लिए क्या बनाई जाए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए संकेत काफी अच्छे हैं और भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 150-200 पॉइंट ऊपर थे और उसके मुकाबले में अमेरिकी बाजारों में तेजी कहीं ज्यादा रही और चौतरफा तेजी हुई है। न सिर्फ डाउ में बल्कि नैस्डैक, S&P 500, रसेल 2000 सारे इंडेक्स बड़ी तेजी से बढ़कर आए हैं। अपना हल्का फुल्का करेक्शन पूरा करके बढ़िया रिबाउंड दिया है और फेड की मीटिंग के बाद अब एक अनिश्चितता थी, वो काफी हद तक डायरेक्शन के तौर पर आती हुई दिख रही है और वो डायरेक्शन मिलने के बावजूद अमेरिकी बाजार स्टेबल और मजबूत है और उसका असर हमारे बाजारों पर भी पड़ता हुआ दिखेगा। और दूसरी बात ये कि चीन के जो एवरग्रांड को लेकर जो दिक्कत थी, वहां पर भी अच्छे संकेत और अच्छी खबरें आती हुई दिख रही कि वो इंटरेस्ट का पेमेंट समय पर कर देंगे और वहां पर स्टॉक्स में भी इसके स्टॉक में भी काफी तेजी हुई है। तो ये दोनों ही सेक्टर जो ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए चिंता के थे, वो धीमे धीमे अब कम होते हुए नजर आ रहे हैं या खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारतीय बाजार अपनी आज की और कल की रिकवरी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट जोन ऊपर की तरफ शिफ्ट होता दिखा है। आज के लिए 17,500, 17,525 मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 17,675 से 17,775 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 37,000 के अहम लेवल के आसपास बंद होता हुआ दिखा है। उम्मीद करें कि आज इसके ऊपर खुलकर हम टिकेंगे। जो सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी पर 36,650, 36,550, 36,750 की मानकर चलें और ऊपरी स्तरों पर एक हल्की फुल्की रुकावट है 37,300, 37,400 की रेंज में। एक बार उसे पार करेंगे तो 37,700, 37,800 तक भी जाने की संभावना बनेगी। तो ओवरऑल रुझान खरीदारी का रखें। दिन के दौरान आज वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। कोई भी डिप मिलती है तो उसका फायदा उठाएं आप खरीदारी करने के लिहाज से, क्योंकि ग्लोबल इवेंट्स आपके सामने से निकल चुकी है। तो अब बाजार में जो बड़ा डर था कि कहीं कोई बड़ा करेक्शन हो जाएगा चीन की घटनाओं की वजह से या फेड की वजह से, वो थोड़ा कम हो गया है। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहेगा, यहाँ पर खरीदारी करें और साथ ही कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी फिर से एक्शन बढ़ेगा, वहां पर भी आपके लिए खरीदारी का व्यू बन सकता है।
बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो हर गिरावट पर खरीदारी के मौके आज ढूंढने होंगे। अच्छे संकेत भारतीय बाजार के लिए भी आते हुए दिख रहे हैं। ट्रेडिंग रेंज अगर देखें 17,500 से 17,525 निफ्टी के लिए ये मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। 17,675 से 17,775 इस दायरे को आप निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर आज मानकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रेंज 36,650 से 36,750 इस रेंज को आप एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चल सकते हैं। वहीं 37,300 से 37,400 बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज होगी। इसे पार करने पर 37,700 से 37,800 तक के लिए भी यहां पर दरवाजे खुलते हुए दिख सकते हैं। इन ट्रेडिंग रेंज को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रेमंड ग्रुप से जुड़ी एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर अब हमारे साथ जुड़ रही हैं जी बिजनेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। स्वाति, गुड मॉर्निंग। बताएं ये एक्सक्लूसिव बड़ी खबर क्या है और इसके मायने क्या है? बिल्कुल आपने सही कहा, रेमंड ग्रुप में कुछ इंटरेस्टिंग और बड़े डेवलपमेंट्स होने जा रहे हैं। जो हमें सूत्र इस वक्त बता रहे हैं वो ये बड़ी अनलॉकिंग यहाँ ग्रुप में होने की तैयारी में है। अब आप जानते हैं कि रेमंड यूजुअली आप समझते हैं कि टेक्सटाइल मेजर है और उनके पास रियल एस्टेट का बिजनेस है या लैंड बैंक है, पर मैं आपको बता दूं कि इनके पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग डिविजन भी है जिसको अब वो अनलॉक, डीमर्ज या आईपीओ के फॉर्म में यहाँ पर कुछ सोच विचार हो रहा है। इनफैक्ट इसके बारे में कुछ डिटेल्स भी इस महीने के एंड तक आप उम्मीद कर सकते हैं प्रमोटर्स की तरफ से आते हुए। कंपनी सोच रही है कि शायद आईपीओ इंजीनियरिंग डिवीजन का इस वक्त लाना इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग डिवीजन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अभी पिछले 1.5-2 साल में दिया है। उनके पास अगर रिटर्न और इक्विटी देखें इंजीनियरिंग बिजनेस की तो इन एक्सेस ऑफ 30% है। अच्छे मार्जिन हैं, ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। और मैं आपको बता दूं इंजीनियरिंग डिवीजन उनके बेसिकली ऑटो कंपोनेंट्स, टूल्स और हार्डवेयर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं और उनके पास बहुत सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी फिलहाल हैं और काफी मार्केट एक्सपेंशन रीच करने के लिए भी कंपनी तैयार है। हमने कंपनी को लिखा और इस पर जानने की कोशिश की तो उन्होंने एक बात कही जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा वो ऑफकोर्स कमेंट नहीं करेंगे इस पर, बट वो कंटिन्यू करेंगे एक्सप्लोर करने का कैसे डीलेवरेज करें ऑप्शंस जिससे शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट हो, और क्लियरली ये मूव उसी डायरेक्शन में आता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर रेमंड के लिए और उनके ऑटो कंपोनेंट और इंजीनियरिंग डिवीजन टूल्स एंड हार्डवेयर के लिए के तरफ से वहां पर आप देखेंगे डीमर्ज या बेसिकली आईपीओ आने की तैयारी। ओके, तो बड़ी खबर बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी यहाँ पर रेमंड के लिए होती हुई। स्वाति, शुक्रिया ये एक्सक्लूसिव खबर हमें बताने के लिए। चलिए अब खबरों वाले शेयर्स और आज के लिए कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है जान लेते हैं। वरुण हमारे साथ उसके लिए जुड़ गए हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं खबरों के दम पर आज कहाँ एक्शन देखेंगे हम? गुड मॉर्निंग मानसी। तो काफ़ी सारी खबरें हैं और काफ़ी सारे ट्रिगर्स है। ट्रिगर्स के साथ शुरुआत करता हूँ तो HAL आज यहाँ पे बोर्ड बैठक है। OFS के फाइनल प्राइस और साइज पे यहाँ बोर्ड डिसाइड करने वाला है। एशियन ग्रेनेटो 225 करोड़ का राइट इशू जो है वो आज से खुलेगा। राइट इशू का प्राइस जो है 100 रुपये प्रति शेयर का है। एक्शन कंस्ट्रक्शन QIP के फाइनल प्राइस और साइज पे बोर्ड यहाँ भी बैठक करने वाला है। GRM ओवरसीज शेयर विभाजन पे चर्चा होगी। कार ट्रेड टेक्नोलॉजीज आज EGM होने वाली है इस कंपनी की। और स्पोर्ट किंग इंडिया 3:1 के बोनस इशू की आज एक्स डेट है। वहीं और भी एक्स डेट्स है डिविडेंड की। मैस्टेक और नैल्को में 9 रुपये मैस्टेक और 1 रुपये नैल्को का, तो यहाँ एडजस्टमेंट होगा। IPO का अपडेट दे देता हूँ। पारस डिफेंस एंड स्पेस दूसरे दिन जो IPO है करीब 40.57 टाइम्स भरा है और आज इसका आखिरी दिन है, तो देखना होगा और कितना एक्शन यहाँ देखने मिलता है। भारतीय एयरटेल कल शाम को बोर्ड की बैठक थी जहाँ पे राइट इशू को अप्रूवल मिल चुका है, इस पर फैसला हो चुका है। 39.22 करोड़ शेयर जो है इनके राइट इशू के जरिए करीब 21,000 करोड़ के आसपास ये कंपनी जुटाने वाली है। 5 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच में राइट इशू जो है वो खुला रहेगा। तो प्राइस जो है राइट इशू का 535 रुपये का है, तो इसके चलते यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। 28 सितंबर को इसकी रिकॉर्ड डेट तय की गई है। ऑरबिंदो फार्मा सब्सिडरी कंपनी क्यूराटेक बायोलॉजिक्स ने पहला बायोसिमिलर जो है उसके लिए यूरोपियन मेडिकल एजेंसीज में मार्केटिंग ऑथराइजेशन जो है वो मांगा है। जुबिलेंट इंग्रेविया, जुबिलेंट लाइफ साइंसेस इंटरनेशनल PTE ने सेफ फूड कॉरपोरेशन में 10% हिस्सा बेच के करीब 134 करोड़ रुपए जो है वो जुटाए हैं। जुबिलेंट फूड हेल्दी फूड क्षेत्र में ये कंपनी अब एंट्री कर रही है। वेल वर्स्ट हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड में करीब 25% के आसपास की हिस्सेदारी के लिए इसने करार किया है। 10 करोड़ में 25% हिस्सेदारी जो है वो ये कंपनी खरीदेगी। जी एंटरटेनमेंट की कल शाम को कॉन कॉल थी, काफ़ी सारे अपडेट्स निकल के आए हैं। जी एंटरटेनमेंट के कॉन कॉल में पुनीत गोयनका जी ने कहा है
कि विलय का पूरा होने में करीब 6 से 8 महीने के आसपास का वक्त लगेगा। सोनी के साथ डील पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। डील के बाद ओपन ऑफर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शेयर स्वैप रेशियो जो है उसका ड्यू डिलीजेंस के बाद तय किया जाएगा। शेयर होल्डर के लिए अच्छी कमाई जो है वो आगे भी जारी रहेगी। विज्ञापन और सब्सक्रिप्शन में सिनर्जीज लाएंगे। नॉन कॉम्पिटेड एग्रीमेंट पे मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स की मंजूरी लगेगी और मर्जर के बाद स्पोर्ट्स पर फोकस जो है वो बढ़ने वाला है। इसके अलावा इन्फोसिस, यहाँ पे खबर आई है कि कंपनी ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन किया है। और एक इनसाइडर ट्रेड, वरुण बेवरेजेस लगातार स्टॉक चल रहा है, लेकिन यहाँ पे इनके प्रमोटर वरुण जयपुरिया ने करीब 18 लाख शेयर्स बेचे हैं। 21 सितंबर को ये शेयर्स बेचे गए हैं। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये तमाम खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं जिस पर बाजार आज रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा की ऑप्शन की दमदार रणनीति एक बार अब देख लीजिए। रिलायंस और आरती, पहले रिलायंस को लेते हैं। तो 2500 की कॉल मेरा सजेशन है कि 17 रुपए 70 पैसे पे ली जा सकती है। स्टॉप लॉस है 12 रुपए, टारगेट आप रखें 27 रुपए का। दूसरा, आरती इंडस्ट्रीज केमिकल सेक्टर अच्छा कर रहा है। 920 की कॉल आप 22 रुपए पे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखें 14 रुपए का, टारगेट रहेगा आपका 33। ओके, रिलायंस और आरती इंडस्ट्रीज दोनों पर ऑप्शंस की दमदार रणनीति मिलती हुई। ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए हमारे पास कुल मिलाकर 4 है। सेंट्रम ब्रोकिंग कोल इंडिया पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। 170 के टारगेट्स, 159 का स्टॉप लॉस। रिलायंस में खरीदारी की राय 2490 के लक्ष्य के लिए 2401 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। वहीं आनंद राठी सिक्योरिटीज पावर ग्रिड पर बाय कॉल इनिशिएट करने की राय दे रहे हैं। अगर खरीदारी करके चलते हैं 185 के लक्ष्य को मानकर चले, 173 का स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं NMDC चॉइस ब्रोकिंग की राय है खरीदारी की। कैश मार्केट में 151 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कीजिएगा, 140 का यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए अब हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर आपका नजरिया क्या है, ये अब हम जानना चाहेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, निफ्टी में मानता हूं कि थोड़ा पॉजिटिव बायस के साथ खुलने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है और ग्लोबल मार्केट भी उसी तरह से परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 17,500 ये निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। और ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो 17,650, 17,700 ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, ये निफ्टी के लिए रहेगा। अगर बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के ऊपर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट 36,900 पे है। और ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो 37,500 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना जरूरी होगा, ऐसा मेरा मानना है। बेसिकली स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखते हैं तो मैंने 2 स्टॉक्स चुने हैं आज के लिए। पहला जो स्टॉक रहेगा टेक महिंद्रा, बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। खरीदारी करने की सलाह है। जो रेट में दे रहा हूँ वो फ्यूचर के रेट है। स्टॉप लॉस रहेगा 1498 का। मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 1535 का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 1545 का। और दूसरा स्टॉक जो मैंने चुना है वो है IOC। IOC में भी खरीदारी करने की सलाह होगी। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 115 रुपए का। मेरा लक्ष्य रहेगा 120 रुपए का पहला और दूसरा लक्ष्य रहेगा 122 रुपए का। ऑलराइट, आशीष जी शुक्रिया ये जानकारी के लिए और अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। तो चलिए, इक्विटी मार्केट्स पर हमने बातचीत की, लेकिन अब कमोडिटी मार्केट्स पर हमारे साथ अनुज गुप्ता जुड़े, उनकी कॉल्स यहाँ पर उनसे जान लेते हैं। अनुज जी, ठीक है, चलिए यहाँ पर एक बार अनुज जी से संपर्क हमने किया और उनकी कॉल्स आपके सामने रख देते हैं। अनुज जी गुड मॉर्निंग। बुलियन मार्केट में गोल्ड और सिल्वर पर आपका नजरिया क्या होगा, ये हम जानना चाहेंगे। मैम गुड मॉर्निंग। देखिए, कल जो फेड का डिसीजन आया है उसमें इंटरेस्ट रेट तो नहीं बढ़ाया है, बट वो उन्होंने ये इंडिकेशन दिया है कि वो इंटरेस्ट रेट जल्दी बढ़ा सकते हैं और जो टेपरिंग है वो भी थोड़ी सी जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा डॉलर के लिए। और हमने देखा है कि उसके बाद से गोल्ड में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि उनका स्टांस ये भी है कि जो यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लोअर पेस पर है, क्योंकि आने वाले समय में गोल्ड के लिए पॉजिटिव रहेगी। मगर फिलहाल वेरी शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड सिल्वर में हमें लगता है कि एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो गोल्ड के अंदर बिकवाली की सलाह रहेगी करीबन 40,800 में। स्टॉप लॉस 47,100 का रहेगा, टारगेट 40,200 तक हो सकता है। और सिल्वर के अंदर भी करीबन 61,500 के आसपास
62,000 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 60,000 तक देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अनुज जी, साथ ही कच्चे तेल की चाल और बेस मेटल्स पर आपका नजरिया आज के लिए क्या होगा? देखिए, क्रूड की अगर बात करें तो क्रूड में यहाँ पर सप्लाईज बढ़ने की आशंका है। कल हमने जो इन्वेंट्री देखी थी वो भी मॉडरेट थी। हमें लगता है कि यहाँ पर हायर लेवल पे कुछ बिकवाली देखने को मिल सकती है, तो क्रूड में बिकवाली करके चले 5330 में, स्टॉप लॉस 5400 का लगाएं और टारगेट करीबन 5200 पर देखने को मिल सकता है। और बेस मेटल के अंदर कल हमने काफी अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है। हमें लगता है कि आज बेस मेटल में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, पर्टिकुलर लेड के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है। ऑलराइट, तो चलिए राय फिलहाल हमें अब मिलती हुई कमोडिटी मार्केट्स पर। अनुज जी शुक्रिया।